सभी को नमस्ते, सभी को राधे राधे, सभी को जय श्री कृष्ण। आज हम 10th क्लास का जो चैप्टर है हमारा त्रिभुज, उसको अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। पीछे के आपने सारे वीडियो मुझे आशा है कि आपने पढ़ लिए होंगे। तो आज हम कोशिश करेंगे कि हमारा पूरा चैप्टर आज की वीडियो में फिनिश हो जाए और आप उसका अच्छे से रिवीजन कर लें। और चलिए फिर शुरू करते हैं। तो आज मैं बात करूँगा त्रिभुज के पूरे जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वे सभी, और इसमें मैं आपको थेल्स प्रमेय भी सॉल्व करवाऊंगा, क्योंकि थेल्स प्रमेय के चांस काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि आपका क्षेत्रफलों से संबंधित जो क्वेश्चंस है वो सारे आपके सिलेबस से हट गए हैं। तो चांस ये ज़्यादा है कि थेल्स प्रमेय के बारे में कुछ पूछ ले आपसे, तो हम उसको भी कंप्लीट करेंगे। चलिए फिर शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमें देखना होगा कि 9th क्लास में भी हम त्रिभुज पढ़ते हैं। तो 9th क्लास में त्रिभुज का हम पढ़ते हैं सर्वांग क्षमता। सर्वांग 9th क्लास में हमें सर्वांग क्षमता पढ़नी होती है, और 10th क्लास में हम पढ़ते हैं समरूपता। दोनों में क्या अंतर है, कैसे क्वेश्चन बनेंगे, क्या होगा, वो सारी चीजें मैं पहले आपको बता देता हूं। तो यहां से आपको थोड़ा सा ये समझना होगा कि जो हमारा सर्वांग क्षमता है, सर्वांग क्षमता क्या होती है कि जब दो आकृतियां, सर्वांग क्षमता में क्या होता है, दो आकृतियां ऐसी हैं जिनके आकार और आमाप दोनों समान होते हैं। क्या? आकार और आमाप समान होने चाहिए, तब हम उन दोनों आकृतियों को बोलते हैं सर्वांगसम आकृतियां। और यहां समरूपता में क्या होता है, दो आकृतियां जिनकी आमाप समान और आकार समान होना जरूरी नहीं है। यानी आप इस बात को समझें, आकार का मतलब होता है साइज, आमाप का मतलब होता है शेप। समझना ध्यान से। देखिए, अब मेरे ये दोनों हाथ हैं, तो आकार में एक दूसरे के बिल्कुल समान है और आमाप भी इनकी सेम है। तो जब एक आकृति दूसरी आकृति को बिल्कुल ढक लेती है, तो उसे, उन दोनों आकृतियों को कहते हैं हम सर्वांगसम आकृतियां। समझना। तो यहाँ पे क्या हुआ, आकार और आमाप दोनों सेम हो गए, तो वे दोनों आकृतियां क्या हो जाएंगी, आपकी सर्वांगसम आकृतियां हो जाएंगी। लेकिन ऐसा है कि उनकी आमाप यानी जो उनकी शेप है वो तो सेम है, ठीक है, और उनके आकार बड़े या ज्यादा है, छोटे हैं या बड़ा है, तो उनको हम कह देते हैं क्या, समरूप आकृतियां। जैसे आप ऐसा समझें, अब मैं हूं और एक मेरा फोटो है, तो उन दोनों की आमाप सेम है, लेकिन मेरे फोटो का साइज छोटा है और मेरा साइज बड़ा है, तो देखने में एक जैसी है लेकिन साइज का अंतर है, तो उन आकृतियों को क्या कहेंगे, हम समरूप आकृतियां कहेंगे। तो जब हम सर्वांग समता की बात करेंगे दो आकृतियों के लिए, तो उनका शेप और साइज दोनों बिल्कुल सेम होंगी, यानी एक आकृति दूसरी आकृति को बिल्कुल ढक लेगी। ठीक है, तो बस इतना सा अंतर है, बाकी चीजें कैसे कैसे वहां पे अप्लाई होंगी वो मैं अभी क्वेश्चन में सारी बता दूंगा आपको। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। दूसरी एक चीज और समझनी है कि अब यहाँ पे क्या है, आकृतियों की दो आकृतियां आकार में और आमाप में बिल्कुल सेम होंगी, तो उनको हम बोलते हैं सर्वांगसम। यहाँ पे आमाप समान है, तो यानी कॉमन दोनों में क्या है कि आमाप तो दोनों के लिए समान चाहिए। यहाँ पे बस आकार के लिए क्या है कि ये जरूरी नहीं है कि उनका आकार भी समान हो। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि समान हो तब भी वह समरूप होंगे, और समान नहीं भी होगा, बड़ा छोटा होगा, तब भी समरूप होंगे। कहने का मतलब क्या है, जितनी भी सर्वांग सम आकृतियां हैं वे सब एक दूसरे के समरूप भी होती है, ठीक है, लेकिन जितनी भी समरूप आकृतियां हैं वे सर्वांग सम आकृतियां नहीं होती। ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं आगे, तो चलिए आगे पढ़ते। तो चलिए अब हम देखते हैं समरूपता, दो त्रिभुज समरूप कब होते हैं या दो बहुभुज समरूप कब होते हैं। यहां पर देखिए, हमने समरूप बहुभुज और समरूप त्रिभुज के बारे में यहाँ पे पढ़ना है। तो वैसे तो हमें त्रिभुज के बारे में ज्यादा क्वेश्चन हमारे एग्जाम में भी आते हैं, लेकिन मैं एक मिनट में बता देता हूँ आपको। बहुभुज मतलब जिसमें बहुत सारी भुजाएं हो, तो त्रिभुज भी एक बहुभुज ही है। यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए, एक बहुभुज लेता हूं मैं, मान लीजिए ये ABCD एक बहुभुज है, एक दूसरा बहुभुज है PQRS। अब हमें बताना है कि यह समरूप कब होंगे। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि यदि दो बहुभुज समरूप तब होते हैं जब उनके
संगत कोण समान। पहली कंडीशन क्या है? संगत कोण समान होने चाहिए। यहां से देखिए, ये कोण, ये कोण, ये है, ये मान लीजिए एक आयत है और ये भी एक आयत है। तो आयत के क्या होते हैं? सभी कोण 90-90 अंश के होते हैं। तो यहां से एक चतुर्भुज है आपका ए बी सी डी, वह समरूप कहलाएगा चतुर्भुज पी क्यू आर एस के, क्योंकि यहां पर कोण ए बराबर कोण पी और ये कितने के? 90 अंश के हैं। कोण बी बराबर कोण क्यू बराबर 90 और कोण सी बराबर कोण आर बराबर 90 और कोण डी बराबर कोण एस बराबर 90। ठीक है, तो संगत कोण समान और जो इसकी संगत भुजाएं हैं और संगत भुजाएं समानुपातिक, यानी समान अनुपात में होनी चाहिए। अभी ज्यादा इसका यूज नहीं है, मैं आपको आगे क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको वहां पर बता दूंगा, आप ट्रायंगल को ध्यान से समझिए। अब दो त्रिभुजों की जब हम बात करते हैं, हमने दो त्रिभुज ले लिए, एक त्रिभुज है आपका ए बी सी और एक त्रिभुज है आपका पी क्यू आर। अब अगर हमें ये देखना है कि समरूप है कि नहीं दोनों त्रिभुज, तो हमें क्या करना पड़ेगा? इनके संगत कोणों को देखना पड़ेगा कि संगत कोण समान है या नहीं है। अब मान लीजिए ये एक कोण है ए, ये इस कोण पी के बराबर है, कोण बी कोण क्यू के बराबर है। तो जब दो कोण बराबर हो जाएंगे तो तीसरा तो अपने आप ही हो जाएगा। तो कोण आर कोण सी के बराबर है। तो पहली तो कंडीशन यही है कि संगत कोण समान होने चाहिए। तो यहां से हमने देखा कि कोण ए बराबर कोण पी, कोण बी बराबर कोण क्यू और कोण सी बराबर कोण आर, ये हो गया। और संगत भुजाएं समानुपाती होनी चाहिए। तो यहां से ए बी बटे पी क्यू बराबर ए सी बटे पी आर। यहां अगर ये भुजा लेंगे तो इसकी संगत भुजा ही लेंगे, तो हो जाएगी आपकी पी आर और बी सी बटे क्यू आर। जब ये कंडीशन अप्लाई हो जाएगी तब हम कहेंगे अतः क्या हो जाएगा? त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू आर के। अभी देखो, मैं ज्यादा डिटेल में इसको नहीं बता रहा हूं क्योंकि बस इतनी सी बात आप जान लेंगे और सारी जितनी भी चीजें आएंगी मैं आपको क्वेश्चन में ही बता दूंगा, वहां से ही आपको समझ में आ जाएगी। बस आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। अब इससे आगे मैं आपको कराऊंगा थेल्स प्रमेय। तो थेल्स प्रमेय को प्रूफ करेंगे और उसके बाद में फिर करेंगे हम सारे क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए अब हम समझते हैं थेल्स प्रमेय। तो थेल्स प्रमेय क्या होती है? सबसे पहले थेल्स प्रमेय का स्टेटमेंट क्या है? तो इसको हम आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय भी कहते हैं या इसको शॉर्ट में बीपीटी भी कहते हैं और प्रमेय 6.1 भी इसको बोलते हैं। तो आप किसी भी नाम से आप इसको जान सकते हैं। स्टेटमेंट क्या है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। अब यहाँ पे समझिए क्या है, जैसे ये एक त्रिभुज है ए बी सी, इसमें तीन भुजाएं हैं ए बी बी सी और ए सी। तो इन तीनों भुजा में से किसी भी एक भुजा के समांतर हम क्या करें? एक दूसरी भुजा खींच लें। तो हमने मान लीजिए इस बीसी भुजा के समांतर एक डीई भुजा खींच ली। ठीक है, तो यहां से ये जो डीई भुजा है हमने इस बीसी भुजा के समांतर इसको खींचा है। तो जिन दो भुजाओं को यह प्रतिच्छेद कर रही है, यानी इस ए बी भुजा को डी बिंदु पर और ए सी भुजा को ई बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, तो ये जो भुजाएं हैं ये समान अनुपात में विभाजित हो जाएंगी। यह हमें इसमें स्टेटमेंट से समझ में आ रहा है। अब ये हमको प्रूफ करना है कि देखिए एडी यानी ये वाला पार्ट इस भुजा का, डीबी यानी ये पार्ट, एई यानी ये वाला पार्ट और ईसी यानी ये, इसे हमें प्रूफ करना है। अब ध्यान से समझना, रचना हमने इसमें क्या करी है वो देख लीजिए कि हमने क्या किया है, बी को ई से व सी को डी से मिलाया है और ए बी भुजा पर ई एफ एक लंब डाला है और ए सी भुजा पर हमने डी जी एक लंब डाला है। ये हमने इसमें रचना करी है। फिर हमने इसमें उपपत्ति यानी अब हमको इसको प्रूफ करना है, तो इसे हम करेंगे प्रूफ। ध्यान से देखिए, आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। देखिए आप यहाँ पे देखेंगे एडी क्या है, ये है, और डीबी यानी ये है। तो ये इस भुजा से हमें कुछ यहाँ पे संबंध दिख रहा है। हम क्या करते हैं, हम एक बार क्या करते हैं, ये जो आपका
ए डी ई जो त्रिभुज है इसका क्षेत्रफल लेते हैं ए डी इसका आधार लेके। तो हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी ए डी जी व त्रिभुज, एक त्रिभुज इस भुजा पे, इस वाली भुजा पे एक त्रिभुज है डी बी ई में। इन दोनों त्रिभुजों में क्या कर रहे हैं, इनका क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। चाहे तो आप सीधे भी लिख सकते हैं और चाहे तो आप इनको ऐसे लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे त्रिभुज ए डी जी का क्षेत्रफल। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। आधार, अब आधार हम इसका क्या ले रहे हैं डी ए डी, आधार इंटू ऊंचाई। अब ऊंचाई क्या होगी, तो ऊंचाई इसकी हो जाएगी डी ये एफ ई, ठीक है, एफ ई इसकी ऊंचाई होगी, क्योंकि कोई भी त्रिभुज ऐसे है तो उसकी ऊंचाई ये होती है, ठीक है। तो ये त्रिभुज है ए डी जी, तो इसकी ऊंचाई क्या हो जाएगी एफ ई, ठीक है। तो इसकी ऊंचाई हो जाएगी एफ ई और इसको हमने बोल दिया समीकरण 1। फिर क्या करेंगे, त्रिभुज ए अच्छा ये डी बी ई का क्षेत्रफल, डी बी ई का क्षेत्रफल अब क्या हो जाएगा, वही 1/2 आधार। अब इसका आधार क्या ले रहे हैं हम, ये डीबी इंटू ऊंचाई। अब ऊंचाई की बात करेंगे तो कोई अधिक कोण त्रिभुज होता है तो उसकी जो ऊंचाई होती है वह बाहर की ओर होती है। जैसे आप ऐसे, ये कोई त्रिभुज है तो इसकी ऊंचाई कहां होगी, ये वाली इसकी ऊंचाई होगी, ठीक है। तो आप इसको देखिए, ये वाला त्रिभुज इसकी ऊंचाई क्या हो जाएगी, यही हो जाएगी, यानी वही एफ ई इसकी ऊंचाई हो जाएगी और इसको बोल देंगे हम समीकरण 2। यहां तक बात समझ में आ गई होगी। अब आप देखेंगे यहां पर इस साइड यानी इस भुजा के दोनों त्रिभुज हमने उनके क्षेत्रफल निकाल लिए हैं। अब हम इसी प्रकार क्या करेंगे, अब दोबारा से हम क्या करते हैं, यही त्रिभुज लेते हैं ए डी ई, लेकिन इसका जो हम आधार लेंगे वो ए ई लेंगे, ए ई। तो हम लिखते हैं त्रिभुज ए डी ई व त्रिभुज ए डी ई वह त्रिभुज। अब इस बार कौन सा त्रिभुज लेंगे, इस लाइन पे ये त्रिभुज है, ये वाला, ठीक है। तो हमने यहां पर लिखा था कौन सा डी बी ई, यहां पे लिखेंगे ई सी डी, त्रिभुज ई सी डी में इनका त्रिभुज इनका क्षेत्रफल लिखिए। तो लिखेंगे त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, 1/2 आधार। अब इसका आधार क्या हो जाएगा, आधार ये वाला ए ई, आधार इंटू ऊंचाई। अब इसकी ऊंचाई क्या हो जाएगी ये, ठीक है, ये वाली ऊंचाई हो जाएगी डी जी। इसको मान लीजिए समीकरण 3। ये आ रहा है क्या, ठीक है आ रहा है। यहां तक बात क्लियर हो गई। अब हम क्या करते हैं, हम इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखते हैं। तो हम लिखेंगे त्रिभुज ई सी डी का क्षेत्रफल 1/2 आधार, आधार इसका ईसी, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। अब ऊंचाई क्या हो जाएगी, ये भी अधिक कोण त्रिभुज है तो ये वाली ही हो जाएगी, ठीक है, डी जी। ये हो गया आपका समीकरण 4, ठीक है। अब देखिए बात को समझना, एडी बटे डीबी। तो देखिए एडी यहां पर है, डीबी यहां पर है, और फिर चाहिए एई बटे ईसी, तो एई बटे ईसी। तो अगर हम समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग लगा दें और समीकरण 2 में समीकरण 3 का भाग लगा दें तो क्या हो जाएगा कि ये अनुपात आ जाएगा जो हमें यहाँ पे चाहिए। तो हम लिखते हैं समीकरण 1/2, समीकरण 1 में 2 का भाग लगाइए तो आएगा त्रिभुज ए डी जी का क्षेत्रफल बटे ये त्रिभुज डी बी ई का क्षेत्रफल बराबर ये हो जाएगा 1/2 एडी इंटू एफ ई, और ये हो जाएगा आपका 1/2 डीवी इंटू एफ ई। देखिए ये यहां से कैंसिल हो जाएगा और ये यहां से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, ये बचेगा, ये आपका बच जाएगा त्रिभुज ए डी जी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज डी बी ई का क्षेत्रफल बराबर एडी बटे डीबी, और ये इसको आप मान लीजिए समीकरण 5, ठीक है।
ये हो गया। अब ये देखो लेफ्ट हैंड साइड हमें चाहिए थी, यहां तक हम आ गए हैं। अब हमको राइट हैंड साइड चाहिए, तो इसको निकालते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, समीकरण 3 में समीकरण 4 का भाग लगाएंगे। तो यहाँ लिखते हैं समीकरण 3 भाग 4। समीकरण 3 में 4 का भाग लगाने पर तो समीकरण 3 क्या है, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज ई सी डी का क्षेत्रफल बराबर ये हो जाएगा आपका 1/2 ए ई इंटू डी जी बटे 1/2 ए सी इंटू डी जी। डी जी से डी जी खत्म, 1/2 से 1/2 खत्म, बचा क्या, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज ई सी डी का क्षेत्रफल बराबर ये हो जाएगा ए ई बटे ई सी, और इसको बोलेंगे समीकरण हम 6। अब देखिए थोड़ा सा ध्यान से हम समझें तो देखो यहां पर क्या है, त्रिभुज ए डी जी का क्षेत्रफल, यहां पर भी त्रिभुज ए डी जी का क्षेत्रफल, यहां है त्रिभुज डी बी ई का क्षेत्रफल, यहां है ए सी डी का क्षेत्रफल। अगर हम इसको इसके बराबर कर दें तो दोनों की लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो जाएंगी, फिर हम इनके राइट हैंड साइड को भी बराबर कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए ये जो त्रिभुज है डीबीई त्रिभुज को देखिए, और आप देखिए एक त्रिभुज ईसीडी, इन दोनों को देखिए। देखिए डीबीई कहाँ है, डीबीई, और एक है आपका ईसीडी। ये दोनों भुजाएं कैसी हैं, समांतर हैं। ठीक है, तो दो समांतर रेखाओं के बीच जितने भी त्रिभुज आप बना लें उन सबके जो क्षेत्रफल होंगे वे समान होते हैं। जैसे ये दो समान रेखाएं हैं तो एक ही आप आधार ले लीजिए, अब उनके बीच में कोई भी त्रिभुज बना लीजिए। ठीक है, ऐसे करके बना लीजिए या आप ऐसे करके बना लीजिए। अब मतलब कहने का मतलब मेरा ये है, दो समांतर रेखाएं हों उनके बीच में आप कितने भी त्रिभुज बनाएंगे उनके जो क्षेत्रफल होंगे वे समान ही होंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई। यहां तक तो हम जानते हैं, हम यहां लिखेंगे चूंकि हम जानते हैं कि एक ही कि दो समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुजों के क्षेत्रफल समान होते हैं। अतः क्या हो जाएगा, त्रिभुज डीबीई का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ईसीडी का क्षेत्रफल, ये इक्वल हो जाएगा, इन दोनों का क्षेत्रफल हो जाएगा समान। तो यहां से आप लिख पाएंगे इसको समीकरण मान के, अगला समीकरण हम बना देंगे। देखिए क्या, इसको हम यहां से लिख रहे हैं कि त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज ईसी, अच्छा देखिए ईसीडी की जगह हम क्या रख रहे हैं, डीबीई का क्षेत्रफल बराबर है ना, तो यहां से लिखेंगे डीबीई का क्षेत्रफल और बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एई बटे ईसी, और इसको आप बोल दीजिए समीकरण आपका 6। ठीक है, तो अब आप देखिए समीकरण 5 को देखिए और समीकरण 6 को देखिए, तो देखिए दोनों की लेफ्ट हैंड साइड बराबर है। ये क्या लिख दिया मैंने, एडीई है ये, है ना, देखिए एडीजी, ये गलत लिख गया यहाँ पे, एडीई है ये, एडीई। ठीक है, ये एडीई है तो यहां पर भी एडीई ही आएगा। ठीक है, तो यहां पर एडीई, ये यहां पर भी। ठीक है, तो देखिए यहां पर देखिए एडीई बटे डीबीई, और ये दोनों सेम है, तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड बराबर हो जाएगी। तो हम लिखेंगे समीकरण 5 व 6 से लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, हम राइट हैंड साइड इसकी बराबर कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, एडी बटे डीबी बराबर एई बटे ईसी, और यही हमें प्रूव करना था, ये वाला। तो बिल्कुल आसानी से आप कर सकते हैं, थोड़ा सा आप यहाँ पे ध्यान देंगे
और बिल्कुल आसानी से आप इसको कर पाएंगे। इसका काफी यूज है आपके पूरे इस चैप्टर में, इसी के आधार पर सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो आप इसको ध्यान से अगर समझ लेते हैं तो फिर आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अब मैं कुछ थेल्स प्रमेय के आपको रिजल्ट बता देता हूं कि क्या होते हैं। ध्यान से समझना, थेल्स प्रमेय के रिजल्ट काफी इंपॉर्टेंट है, आगे आपको क्वेश्चन में देखने को मिलेंगे, तो मैं पहले ही इनको आपको बता रहा हूं, ध्यान से देखना। देखिए यहाँ पर थेल्स प्रमेय के रिजल्ट क्या होते हैं। पहला देखिए, ये था हमारा जो हमने अभी प्रूफ किया था। यहाँ पे हम ऐसा कर सकते हैं, देखिए अगर मैं ऐसा करूं AD बटे DB, इसमें 1 जोड़ दूं, ठीक है, तो बराबर AE बटे EC प्लस 1। यहां से अब इसको आगे सॉल्व करें तो क्या होगा, देखो AD यहां पे एक मान के एलसीएम ले लें, ठीक है, तो प्लस DB और यहां EC हो जाएगा प्लस EC, ये हो जाएगा। अब देखिए AD और DB ये क्या है, AD प्लस DB, इसको पूरी को हम क्या बोल सकते हैं, AB बोल सकते हैं। तो यहां आ जाएगा ये AB बटे DB, AE बटे EC, AE बटे EC, ये पूरा क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा। तो इसकी जगह आ जाएगा AC बटे EC। अब आप देखिए ये है क्या, AB यानी ये पूरी भुजा है और DB यानी ये जो नीचे वाला पार्ट है ये है। ऐसे ही AC यानी AC आपकी पूरी भुजा है और EC क्या है, ये नीचे वाला पार्ट है। यानी थेल्स प्रमेय से आपको जब ऐसा प्रूफ करना हो कि पूरी भुजा और उसका ऊपर वाला पार्ट, तो क्या करेंगे, दोनों साइड उसमें 1 जोड़ के उसको सोल्व कर देंगे तो हो जाएगा, ठीक है। कई बार एक मतलब दूसरे तरीके से भी पूछ लेता है, कई बार जैसे अभी इसमें ऊपर पूरा पार्ट है और नीचे उसका ऊपर वाला पार्ट है, ये नीचे वाला पार्ट है। कभी ऊपर अगर पार्ट पूछ ले, ऊपर वाला पार्ट पूछ ले और पूरी भुजा को पूछ ले, तो क्या करेंगे, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखो ध्यान से समझना। यहां पर हमने या इसके हर में क्या था, DB था, तो DB ये था, तो जो चीज हर में रहेगी वही आपका सुरक्षित रहेगा, वो बच जाएगा। तो हमें अगर मान लीजिए हमें ऊपर वाला पूरी भुजा और ऊपर वाला पार्ट चाहिए, तो ऊपर वाले पार्ट को पहले क्या करेंगे, उसका विलोम करके नीचे ले आएंगे। तो इसका क्या करेंगे, आप व्युत्क्रम करेंगे। यहां तक तो आप कर लेंगे थेल्स प्रमेय से, उससे आगे कैसे करना है वो मैं आपको बता रहा हूं। इसको मान लीजिए समीकरण 1, तो इसका आप व्युत्क्रम कर दीजिए। व्युत्क्रम करने पर तो क्या हो जाएगा, इसका उल्टा कर दीजिए आप, तो क्या हो जाएगा, देखो DB बटे AD और ये हो जाएगा EC बटे AE। फिर हम दोनों पक्षों में 1 जोड़कर वही प्रोसेस करेंगे और हमारा फिर वो ऊपर वाला पार्ट आ जाएगा। तो 1 जोड़ दीजिए दोनों साइड, क्या होगा, देखो ये हो जाएगा आपका DB अपॉन AD प्लस 1 बराबर EC अपॉन AE प्लस 1। अब इसको सोल्व करिए तो क्या आएगा, DB प्लस AD बटे AD बराबर EC प्लस AE बटे AE। अब देखिए DB और AD ये पूरा AB है, ये हो जाएगा, और नीचे क्या है AD, ठीक है, बराबर EC और AE ये क्या है, पूरी भुजा है, ये है आपकी AC और नीचे है AE। तो आपने देखा कि हमें ऊपर वाला पार्ट अब मिल गया इसके हर में, ठीक है। कभी इसको ऊपर पूछे तो आप व्युत्क्रम कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा से इसका व्युत्क्रम कर देंगे तो AD ऊपर आ जाएगा यानी AB नीचे आ जाएगा। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो ये इसके कुछ रिजल्ट थे, इसमें आप कुछ घटा करके भी लिख सकते हो, लेकिन यही ज्यादातर से आपके उसमें यूज होंगे और फिर हम इसको आसानी से कर लेंगे। मुझे उम्मीद है कि थेल्स प्रमेय आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखिए आपको मैं एक पार्ट इसका और बना दूंगा, जिससे कि आपको इसके सारे क्वेश्चन उसमें मैं ले लूंगा जो थेल्स प्रमेय के हैं, और बाकी के जो थेल्स प्रमेय से, वैसे तो लगभग सारे थेल्स प्रमेय के ही होते हैं, और जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो सारे मैंने लिस्ट बना ली है और उसके सारे क्वेश्चन मैं आपको कंप्लीट करवा दूंगा। लेकिन वो आपका नेक्स्ट पार्ट में हो पाएगा, क्योंकि अभी मुझे जाना है तो थोड़ा सा मुझे यहाँ पे ही छोड़ना पड़ेगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। देखिए थोड़ा सा लेट हो सकता है वीडियो, लेकिन आपको जो भी चीज़ें मैं जो भी वीडियो आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ आप उसको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लें, क्योंकि कई दिन से वीडियो नहीं बन पाई। अब मैं क्या बोलूँ, रोज रोज मुझे बोलना पड़ता है। अब मेरी गलती है इसमें, क्या बोलूँ मैं, लेकिन सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बता नहीं सकता कैमरे के सामने कि क्या प्रॉब्लम है, क्या हो जाता है। अब क्या मैं कोई सफाई नहीं दे रहा हूँ, लेकिन आप इतना ध्यान रखें कि जितना मेरे से हो सकेगा मैं करूँगा। आज 25 जनवरी है और मैं अब लगातार कोशिश करूँगा कि आपका एग्जाम से पहले तक मैं सारे चैप्टर्स करा दूँ,
चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।